वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विटामिन B3 जिसको हम नियासिन और निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सो वी हैव रेड अबाउट विटामिन ए, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू द विटामिन्स देखा था, राइट। एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड विटामिन B1, B2 एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द विटामिन B3 जिसको हम नियासिन और निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। सो वी नो देयर आर टू क्लासेस ऑफ विटामिन दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड द फैट सॉल्युबल। जो तुम्हें पता है फैट सॉल्युबल का एग्जांपल क्या है, DEAK, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड C जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज विटामिन B3 और नियासिन और निकोटिनिक एसिड, राइट। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये सब पढ़ लिया। वाह वाह वाह, कितना पढ़ लिया भाई तुम लोगों ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द विटामिन B3 जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं एंड निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आने से पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक बताया था, ये चीज़ याद है ना तुम्हें? एक मिनट, हाँ देखो, बस एक मिनट बस। ये देखो, जो हमारा विटामिन B3 है नियासिन, वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? वो रेडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स का मतलब क्या? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये लो अमाउंट में, देखो अगर हम उसकी अमाउंट लो कर दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वेरी ट्रेस अमाउंट में अगर जो विटामिन B3 है उसको बहुत ही छोटे अमाउंट में दोगे ना, तो क्या होता है, वो विटामिन की तरह काम करता है। पर आप उसकी जब डोज बढ़ा दोगे, इफ़ इट इज़ गिवन इन हाई डोज, इट विल एक्ट एज एंटी लिपिडिक ड्रग, एंटी लिपिडेमिक ड्रग। तो जब भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, राइट, जैसे कि हार्ट वाले पेशेंट में उनको क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत होता है, तो उस केस में उनका लिपिड कंटेंट और फैटी एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विटामिन B3 इज ऑल्सो अ ड्रग, जो कि आप सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में जाके पढ़ोगे। विटामिन B3 गिवन इन हाई डोजेस टू प्रिवेंट द क्या, हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द विटामिन B3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। वो कोई नहीं पूछता क्योंकि सेकेंड ईयर में कोई, फर्स्ट ईयर में उसका कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए कोई पूछता नहीं उसको, राइट। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट इन सेकेंड ईयर, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। नाउ सी व्हाट इज विटामिन B3? विटामिन B3 इज नियासिन और निकोटिनिक एसिड। अब सुनो, ये निकोटिनिक एसिड क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं तुम्हें ये बोलूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं अमाइड ग्रुप लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? निकोटिनामाइड, है ना, निकोटिनामाइड बन जाएगा। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें मैंने क्या कर दिया, अमाइड ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया? निकोटिनामाइड। अब सुनो, इसके चार नाम, विटामिन B3, राइट, नियासिन, निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड। समझ गया कि ये चार नाम हो सकते हैं। सोर्सेज एंड RDA मैंने 2-3 बार लास्ट लेक्चर में बताया था। ये देखो, सोर्सेज क्या है, विटामिन B1, B2, B3, इन सब में क्या कॉमन है? लिवर एंड किडनी, लिवर एंड किडनी, लिवर एंड किडनी। विटामिन B1 में क्या था? अनपॉलिशराइज्ड एंड व्हीट ईस्ट था। इसमें क्या है? इधर मीट मीट, इधर क्या? डेयरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट, मीट मीट, डेयरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट। एंड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया भी था कि जो हमारा मिल्क होता है और जो हमारा एग होता है, उस वो क्या कंटेन करता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स। उस अमाइनो एसिड में एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है हमारा, कौन सा? ट्रिप्टोफैन। और उस ट्रिप्टोफैन से हम कन्वर्ट क्या कर देते हैं? विटामिन B3। तो ट्रिप्टोफैन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द विटामिन B3 प्रोडक्शन। अगर पर इसमें क्या है, कैच है, हमारे पास विटामिन B2 और विटामिन B6 होना चाहिए, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर विटामिन B2 और विटामिन B6 की कमी हो गई ना, तो ये चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, चलो, तो हमारा सोर्स क्या है? लिवर, किडनी, फिश। देखो, फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिश में क्या होता है? विटामिन B3 होता है। उसके बाद मीट, एग एंड मिल्क। सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द विटामिन B3। अब मैं तुम्हें RDA का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब रोज़ तुम्हें कितना चीज़ें खाना है, राइट। तो विटामिन B1 कितना खाना है? 1.5 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B2 कितना खाना है? 1.5 मिलीग्राम पर डे। एंड विटामिन B3 क्यों? क्योंकि 20 मिलीग्राम्स पर डे। सर इसका ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। ठीक है, आसान है, चिंता मत करो। विटामिन्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन। तो विटामिन B1 का एक्टिव फॉर्म क्या था? थायमिन पायरोफॉस्फेट। और B2 का क्या था? FMN एंड FAD। और B3 का क्या है? NAD एंड NADPH। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि NAD प्लस एंड NADPH क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ आया क्या? दिस इज विटामिन, दिस इज नथिंग बट द विटामिन्स। ठीक है, अब याद करो मेटाबॉलिज्म। तो तुम ज़रा याद करो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में तुमने कितनी बार ये और ये यूज़ किया है? हज़ारों बार यूज़ किया है। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में कम से कम 2-3 बार तो ये यूज़ करते ही हो तुम, राइट। सो विटामिन B3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन द मोर कॉन्सेंट्रेशन, 20 मिलीग्राम पर डे।
चलो कहाँ गया, ये रहा। सो व्हाट इज़ द सोर्स हमने पढ़ लिया, व्हाट इज़ द आरडीए हमने पढ़ लिया। अच्छा, सोर्स में इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने, ट्रिप्टोफैन होता है। अब सुनो, ट्रिप्टोफैन में क्या है कि 30 ग्राम्स ऑफ द ट्रिप्टोफैन, 30 ग्राम्स ऑफ द ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम्स ऑफ द नियासिन। ठीक है, 30 ग्राम्स ऑफ द ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम ऑफ द नियासिन। और ये वाइवा में पूछते हैं, मेरे से भी पूछा था, ठीक है, कि हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द दिस ट्रिप्टोफैन गिव्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द नियासिन। ठीक है, ये मेरे से पूछा था, तो ये बहुत आसान है, सबको पता होता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो 30 ग्राम्स ऑफ द ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम ऑफ द नियासिन। ठीक है, अब सुनो, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द आरडीए, 10%, क्या बोल रहा हूँ मैं, 10% ऑफ द आरडीए। इसका मतलब क्या, आरडीए तुम्हारा कितना था नियासिन का, आरडीए था 20 मिलीग्राम पर डे। अब इसका 10% कितना हुआ, 10 से डिवाइड कर दो भाई, सॉरी, हाँ ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो, पॉइंट है ना, तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, तो उतना जो आरडीए है ना, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द आरडीए ऑफ द नियासिन कम फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। यानी कि जो आपका ट्रिप्टोफैन है ना, वो 10% कंट्रीब्यूशन करता है नॉर्मली। ठीक है, अब सुनो, विटामर्स मैंने क्या बताया, विटामर्स मैंने बताया NAD प्लस एंड NADPH, सर यहाँ NADP लिखा है, अरे फॉस्फेट ऐड है भाई, मेन चीज़ ये है NAD और H है। ठीक है, ये P क्या है, ये फॉस्फेट है, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो NADP एंड NADPH, तो H इधर नहीं है, यानी कि ये रिड्यूस फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब याद करो, हम इसको यूज़ करते थे कैटाबॉलिक रिएक्शन में और इसको यूज़ करते थे एनाबॉलिक रिएक्शन में। नहीं आ रहा समझ सर, बता रहा हूँ, देखो पायरुवेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पायरुवेट से क्या बनता था, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता था कि नहीं बनता था, बनता था। अब तुम मुझे ये बताओ कि पायरुवेट में तुम क्या डालते थे, NADP डालते थे ना, उससे बनता क्या था, NADPH बनता था। तो हम बोलते थे ये एनर्जी है, ये एनर्जी था ना। तो देखो ये NADPH क्या कर रहा है, अब मुझे बताओ ये वाला कौन सा रिएक्शन है, ये एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है। सर ये तो कैटाबॉलिज्म है, हम क्या कर रहे हैं, पायरुवेट को तोड़ के क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहे हैं फॉर एनर्जी पर्पस, राइट। तो एनर्जी क्या निकला, हमें एनर्जी ये मिल गया। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कैटाबॉलिज्म है। तो तुम मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या करा रहा है, दिस इज यूज्ड इन द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो हमारा NAD होता है ना, NADP और NAD प्लस बोल दो, ये कहाँ पे यूज़ होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में यूज़ होता है, समझा क्या। तो दिस वन यूज्ड इन कैटाबॉलिक रिएक्शन। सर देखो जरा, NADP यूज्ड इन द कैटाबॉलिक रिएक्शन। सर दूसरा वाला किधर यूज़ होगा, एनाबॉलिक रिएक्शन में। कैसे, देखो ये क्या है, एनर्जी है। और मैंने तुम्हें याद करो कितनी बार समझाया है कि जब भी तुम कंपाउंड बनाओगे तो उसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, और कोई कंपाउंड तुम तोड़ोगे तो उसमें से एनर्जी निकलती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज को तुम क्या करते थे, तोड़ते थे ना, ग्लाइकोलिसिस करते थे, तो उसमें क्या था, एनर्जी निकलता था। और देखो फैटी एसिड, तुमने फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ाया मैंने तुमको, बिल्कुल सही, कोलेस्ट्रॉल वाला सिंथेसिस पढ़ाया है ना। इन सब में क्या था, मैंने एनर्जी दिया था। तो जब भी तुम्हें कोई चीज़ सिंथेसाइज करनी है, बायो क्या बोलते हैं उसको, बायो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, शायद भूल गया मैं नाम क्या होता है, पर उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, तो जब भी मैं कोई चीज़ सिंथेसाइज करता हूँ, लाइक मैंने फैटी एसिड सिंथेसाइज किया, मैंने कोलेस्ट्रॉल बनाया, मैंने एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया, मैंने विटामिन D3 बनाया, ये सब चीज़ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या कर रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन, राइट, समझ आया। तो NADPH क्या करेगा, इट विल पार्टिसिपेट इन द एनाबॉलिक रिएक्शन, और NADP क्या करेगा, इट विल पार्टिसिपेट इन द कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, जो हमारे विटामिन्स है, किसके, विटामिन B3 के विटामिन्स। तो हमारे विटामिन B3 के विटामिन्स क्या होते हैं, NADP एंड NADPH। तो NADP क्या करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में मदद करता है, लाइक पायरुवेट वाला, ग्लाइकोलिसिस वाला। एंड NADPH क्या करता है, एनाबॉलिक रिएक्शन में मदद करता है, लाइक सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन D3 एंड डिफरेंट कंपाउंड्स हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो फंक्शन क्या है, NADP क्या करता है, हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे सर, अभी तो कुछ और बोल रहे थे। अरे भाई देखना यार, पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में, इधर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ना, तो NADP क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे NAD से क्या बना, NADPH बना, सही। तो NADP क्या कर रहा है, हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, किस में से, ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, HMP शंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड HMP शंट, ये तीनों में कौन मदद कर रहा है, NADP मदद करेगा और बनाएगा NADPH, राइट। और NADPH क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B3 D3 जो भी है सब बनाने में मदद करेगा, राइट। तो दिस इज बायोरिडक्टिव सिंथेसिस, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हमें विटामिन D3 के सिंथेसिस के लिए हमें विटामिन B3 चाहिए होता है। सर क्या बोल रहे हो, सुनो, हमारी बॉडी में होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, विटामिन D3 बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, D3 होता है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, विटामिन D3 बनता है। और जब हम विटामिन D3 बनाते हैं ना, तो हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी क्या है, विटामिन B3। देखो
एनर्जी क्या है, विटामिन B3। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हमें विटामिन D3 सिंथेसाइज करना होगा अपनी बॉडी में तो हमें क्या चाहिए, विटामिन B3। तो जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाएगी तो तुम्हारी बॉडी में विटामिन D3 की भी कमी हो जाएगी। पर अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है तो विटामिन B3 की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये पापा है और ये बेटू है, ये है बेटू और ये है पापू। ठीक है, समझा क्या? तो विटामिन B3 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3। क्यों? क्योंकि जब हम D3 बनाते हैं हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी क्या है, एनर्जी है NADPH, जो कि होता है विटामर ऑफ द विटामिन B3। समझा क्या? बायोकेमिस्ट्री कितना आसान है भाई। चलो नाउ सी NADPH एंड NADP, अरे ये दोनों सेम ही लिख दिया है, NADPH, यहाँ पैच होगा ना, NADPH काला से लिखो सर, काला था पहले। सो क्या हो गया, NADP एंड NAPH ये क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये एनर्जी है और एनर्जी का कोवैलेंट है, राइट, मतलब दूसरा फॉर्म है, ये एनर्जी और एनर्जी का दूसरा फॉर्म है। इसी से तो एनर्जी बनती थी और इससे वापस ये बन जाता था। तो ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, जैसे कि जो तुम्हारे क्या स्किन के सेल है, जो तुम्हारे GIT के सेल्स है, जो तुम्हारे ब्रेन के सेल्स है, वो मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें एनर्जी की फॉर्मेशन, कंपाउंड की फॉर्मेशन हमेशा होती रहती है। तो वहाँ पे ये जो सेल्स है ना, उनमें ये सब ज़्यादा जरूरी होता है। तो सोचो जब तुम्हें डेफिशिएंसी होगी तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी कौन शो करेगा, यही सेल्स, स्किन के सेल, GIT के सेल एंड ब्रेन के सेल्स करेंगे। ठीक है, देयरफॉर द डेफिशिएंसी इज मोर सीन इन स्किन, GIT एंड ब्रेन। और उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा, मतलब स्किन में क्या प्रॉब्लम होगी, स्किन में होगा डर्माटाइटिस। टाइटिस का मतलब क्या, इन्फेक्शन, राइट, है ना, इन्फ्लेमेशन। आइटिस का मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन। तो डर्माटाइटिस का मतलब क्या, स्किन की इन्फ्लेमेशन, इसको बोलते हैं डर्मा या फिर एपिडर्मा। ठीक है, और ये क्या है, GIT। तो GIT में क्या होगा, डायरिया होगा। GIT से क्या होगा, स्टोमेटाइटिस होगा। सर स्टोमेटाइटिस तो याद आ रहा है, हाँ लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। ठीक है, प्लेग्रा विथ स्टोमेटाइटिस। ठीक है, चलो तो क्या होगा, डायरिया होगा, स्टोमेटाइटिस होगा, GIT से रिलेटेड। सर ब्रेन से रिलेटेड क्या होगा, ब्रेन से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट थिंग डिमेंशिया होगा। क्या होगा, डिमेंशिया, डिसओरिएंटेड एंड डिल्यूशंस। डिल्यूशन का मतलब क्या है, वह बकलोल जैसी बातें करेगा, है ना। डिसओरिएंटेड मतलब उसको पता ही नहीं कि टाइम क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, पापा कौन है, नाना कौन है। डिसओरिएंटेड टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, तो हम पेशेंट से नॉर्मली ये भी पूछते हैं कि ये कौन है, वो कौन है, ताकि हमें पता चले कि वो डिसओरिएंटेड तो नहीं है। और डिमेंशिया का मतलब क्या है, वही समझ रहे हो ना। अब सुनो, देर आर सिंड्रोम कॉल पेलेग्रा लाइक सिंड्रोम। क्या है, पेलेग्रा सिंड्रोम। पेलेग्रा सिंड्रोम में 3 चीज़ें आती है, कौन कौन सी, स्किन वाली एक डर्माटाइटिस, GIT वाली एक क्या, डायरिया, एंड ब्रेन वाली क्या, डिमेंशिया। तो ये 3 Ds ऑफ पेलेग्रा है। इसको क्या बोलते हैं, 3 Ds। तो आपसे वाइवा में क्या पूछा जाएगा कि व्हाट आर 3 Ds ऑफ पेलेग्रा, तो तुम क्या बोलोगे, डर्माटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। फिर तुमसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज द 4th D ऑफ द पेलेग्रा। तो 4th D इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, तो तुम क्या बोलोगे, इफ द पेलेग्रा इज नॉट ट्रीटेड देन इट इज डेथ। अगर प्लेग्रा को ट्रीट नहीं किया जाएगा, अगर हम विटामिन B3 वापस नहीं देते तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। दैट्स वाई विटामिन B3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑफ्टेनली आस्क्ड इन योर वाइवास। ठीक है, चलो अब सुनो, सर ये आपने डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और क्या बोलते हैं डायरिया तो बता दिया, ये दोनों बताओ। देखो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है डिसओरिएंटेटेड एंड डिल्यूशन, ये बुक्स में लिखे होते हैं पर लोग पढ़ते नहीं हैं। नॉर्मली डिमेंशिया के अंदर ही ये सब आ जाता है। तो पर तुम याद कर लो, देयर आर 6 Ds ऑफ द प्लेग्रा, दैट इज स्किन में क्या होगा, डर्माटाइटिस, GIT में क्या होगा, डायरिया, एंड ब्रेन में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया, एंड दूसरा चीज़ क्या होता है, डिसओरिएंटेड एंड डिल्यूशन, एंड फाइनल D क्या है, डेथ। स्टोमेटाइटिस वाला मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था कि अगर स्टोमेटाइटिस विथ प्लेग्रा हुआ है, देखो प्लेग्रा के अंदर क्या आएगा, ये स्टोमेटाइटिस नहीं आता। पर अगर प्लेग्रा के साथ स्टोमेटाइटिस हुआ है तो ये कंफर्म क्या है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है। बट सिर्फ अगर प्लेग्रा हुआ है, सॉरी सिर्फ अगर क्या हुआ है, स्टोमेटाइटिस हुआ है तो वो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। बताया था ना लास्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, अब सुनो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये स्पॉटर्स आता है, जो तुम्हारा स्पॉटर्स होते हैं ना एग्जाम्स में, वो ऐसे किच करके 1-1 मिनट में चेंज करते हैं, उसको स्पॉटर्स बोलते हैं ना। तो उसमें ये सब आता है, ये वाला तो पक्का आएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैसल्स नेकलेस। क्या बोलते हैं इसको, कैसल्स नेकलेस। ठीक है, और ये क्या है, ग्लव्स लाइक अपीयरेंस।
ग्लव लाइक अपीयरेंस। तो दिस इज ग्लव लाइक अपीयरेंस एंड दिस इज कैसल्स नेक। और ये किसकी मैनिफेस्टेशन है? ये डर्माटाइटिस है। किसकी वजह से? प्लेग्रा। तो अगर तुमसे ये अगर फोटो दिखा के पूछे ना कि ये क्या है बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? कैसल्स नेकलेस, और इसको क्या बोलोगे? ग्लोब्स लाइक अपीयरेंस। और ये किस में दिखा जाता है? ये प्लेग्रा में देखा जाता है, ठीक है। अब सुनो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द विटामिन B3 डेफिशिएंसी? सिंपल है भाई, लॉजिक लगाना है। तुम बताओ, डाइटरी इंटेक्ट खराब हो गई, जैसे कि पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, तो क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन B3 की डेफिशिएंसी। सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकते हैं भाई? हार्ट नर्व्स डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट नर्व्स डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज को रिलेशन ऑफ योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अभी तक नहीं पढ़ाया, तो मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। हार्ट नर्व डिजीज़ क्या होता है? हार्ट नर्व डिजीज़ इज अ जेनेटिकल कंडीशन और ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? एक ट्रिप्टोफैन का अमाइनो एसिड होता है। तो याद करो सर, ये देखो याद आ गया। जो हमारा ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन इज अ अमाइनो एसिड जो 60 ग्राम ऑफ द ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम ऑफ द नियासिन। अब तुम सोचो, हार्ट नर्व डिजीज में ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। हार्ट नर्व डिजीज में क्या होता है? ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हार्ट नर्व डिजीज है उसमें वैलिन, आइसोलिसिन्स, लाइसिन्स, है ना, ये जो अमाइनो एसिड्स है अलॉन्ग विद द ट्रिप्टोफैन, इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा? नियासिन का लेवल भी कम हो जाएगा। तो हमें प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स दिखते हैं किस में? हार्ट नर्व्स डिजीज में। समझा क्या? तो हार्ट नर्व डिजीज आप किस में पढ़ोगे? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ोगे। मैंने अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। उसमें क्या होता है? ट्रिप्टोफैन के डेफिशिएंसी न्यूट्रल अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, उसकी वजह से प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स दिखा जाता है। कार्सिनोइड सिम्टम्स क्या है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बस याद कर लो, ये बहुत बड़ा है, पढ़ाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है। और एक होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। सर ये क्या है? कुछ नहीं है भाई, दिस इज द प्री कैंसरस स्टेज ऑफ, आप क्या बोलते हैं इसको? GIT। और तुम ऐसा भी सोच सकते हो, इसके अंडर आता है क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी तुम्हें नहीं पढ़ना, सेकंड ईयर में पढ़ोगे। बस याद कर लो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज द कंडीशन ऑफ द GIT इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिक्रीजेस। तो अगर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन हो जाते हैं। चलो, इतना पढ़ते हुए आज का हम सारा चीज़ समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।